नमस्कार दोस्तों, RX 500 mg में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक टैबलेट्स के बारे में। आज लगभग हम सारे एंटीबायोटिक टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे और उन सारे एंटीबायोटिक टैबलेट्स जो उन स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए वो जानी जाती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि सभी टैबलेट्स की पूरी जानकारी दे पाना या उनके डोज की, उनके डिसीज़ से रिलेटेड जानकारी पूरी तरीके से दे पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। उनके लिए हम इंडिविजुअल वीडियोज़ बनाएंगे, पर स्पेसिफिक वो किस डिसीज़ के लिए काम में लाई जाती है उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। और दूसरा, डोजेस के बारे में हम बात करेंगे कि एंटीबायोटिक टैबलेट के डोजेस क्या होते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एंटीबायोटिक टैबलेट्स के। सबसे पहले हम बात करते हैं डोजेस को। तो डोजेस को लेकर एंटीबायोटिक टैबलेट्स के जो डोज होता है, डोजेस की बात करें तो ज़्यादातर एंटीबायोटिक टैबलेट्स दिन में 2 बार दिए जाते हैं। कुछ टैबलेट्स 1 बार भी दी जाती हैं दिन में। और जहाँ तक बात रहती है कि इनके टाइम ड्यूरेशन की, तो टाइम ड्यूरेशन में 4 तरीके के टाइम ड्यूरेशन एंटीबायोटिक्स के दिए जाते हैं, खासकर उनकी सीवियरिटी को लेकर। जो ड्यूरेशन हो वो होता है 3 डेज़, या तो 3 दिनों के लिए दिया जाता है, या तो 5 दिनों के लिए दिया जाता है, या तो 7 दिनों के लिए, या मैक्सिमम 14 डेज़ यानी 14 दिनों के लिए दिया जाता है। ज़्यादातर एंटीबायोटिक के डोज 3 डेज़ और 5 डेज़ तक के लिए ही दिए जाते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि 5 दिनों के लिए एंटीबायोटिक टैबलेट्स के डोज दिए जाते हैं। लगभग सभी एंटीबायोटिक्स के डोज लगभग यही होते हैं। अब बात करते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट की। तो इतना जान लीजिए कि जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं उन सभी के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। एकदम एक्यूरेट ये बता पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि कौन सी टैबलेट्स खाने से कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक टैबलेट किसी के बॉडी के एक्सेप्टेशन पर डिपेंड करती है कि उसकी बॉडी उस एंटीबायोटिक को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। उस एंटीबायोटिक को लेकर उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब, एक ही एंटीबायोटिक दूसरे पे अच्छा वर्क करती है और एक और दूसरे बंदे पे वो रिएक्शन कर जाती है। तो ये कह पाना कि कोई भी एंटीबायोटिक रिएक्शन करेगी कि नहीं करेगी ये कंफर्म नहीं है। वो उसके बॉडी पे रिस्पॉन्ड करने पे डिपेंड करती है। और कई तरीके के जो है उसमें रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, चाहे बॉडी में रैसेस आ जाए, चाहे वोमिटिंग हो जाए, कई तरीके के रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। यानी परफेक्टली एकदम से नहीं बोला जा सकता कि कौन सा रिएक्शन उसमें देखने को मिलेगा। तो ये रही बात एंटीबायोटिक के डोजेज और रिएक्शन को लेकर। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की, कि लगभग जितने एंटीबायोटिक्स हैं हम आज उनके सब के बारे में बात करेंगे। तो देखते रहिएगा। जो पहले एंटीबायोटिक है वो है सेप्ट्रॉन। सेप्ट्रॉन, इसमें कोट्रिमेक्सोजोल होता है, जो कि बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है। ये बहुत ही पुरानी एंटीबायोटिक है, डॉक्टर की फेवरेट एंटीबायोटिक में से एक मानी जाती है। और इसकी जो पहचान है, पहले तो एक तो सस्ते को लेकर इसकी पहचान है, दूसरी पहचान बहुत पुरानी एंटीबायोटिक है इसलिए इसकी पहचान है, और तीसरा जो इसे स्पेशली जाना जाता है वो है रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरी एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो दूसरी एंटीबायोटिक है एजीबैक्ट। इसमें एजिथ्रोमाइसिन होता है और इसकी भी जो पहचान होती है वो खासकर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तीसरी एंटीबायोटिक है वो है सिप्रोडेक। सिप्रोडेक, इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है और इसको जो यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है कि बोन इन्फेक्शन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद अगली जो एंटीबायोटिक है वो है एल्मॉक्स। इसमें एमॉक्सिसिलिन होता है और एमॉक्सिसिलिन भी बहुत ज़्यादा रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका यूज़ होता है, यानी नाक कान गले के इन्फेक्शन में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा है एल्मॉक्स CV625। ये भी एमॉक्सिसिलिन इसमें होता है। इसमें एक कंटेंट और मिक्स होता है जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लेवनेट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्लेन एमॉक्सिसिलिन की जगह इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिससे क्या होता है कि एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक की इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसका यूज़ भी आरटी इन्फेक्शन यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि लंग्स के इन्फेक्शन में या नाक कान गले के इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक के। तो अगली एंटीबायोटिक है लीवोफ्लॉक्स। लीवोफ्लॉक्स, इसमें लीवोफ्लॉक्सासिन होता है। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा, जो इसकी पहचान होती है वो यूटीआई इन्फेक्शन से होती है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी यूरिन करने से अगर आपको रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसका यूज़ किया जाता है। लीवोफ्लॉक्सासिन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगली एंटीबायोटिक है जिफी। जिफी में सिफिक्जिम होता है। सिफिक्जिम बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक होती है, बहुत ही से बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है। बट जो इसकी जो
पहचान होती है जिफी या सिफिक्जिम की जो मेन पहचान होती है, ज़्यादातर देखा गया है कि इसको टाइफाइड में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जेनफ्लॉक्स। इसमें ओफ्लॉक्सासिन होता है और इसका जो यूज़ होता है ओफ्लॉक्सासिन का, इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है जो वुंड्स होते हैं, घाव होते हैं, उनको सुखाने में। इसके साथ साथ इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगली जो मेडिसिन है वो है मिनीसाइक्लिन। इसमें डॉक्सीसाइक्लिन होता है। डॉक्सीसाइक्लिन का जो यूज़ होता है ज़्यादातर सॉफ्ट टिश्यूज़ के इन्फेक्शन में, यानी कि नाक कान गले के इन्फेक्शन में, निमोनिया वगैरह के में, उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद है अगली एंटीबायोटिक है वो है डालासिन। इसमें क्लिंडामाइसिन होता है। क्लिंडामाइसिन जो होता है बहुत ज़्यादा जाना जाता है स्किन इन्फेक्शन यानी एक्ने यानी चेहरे में जो पिंपल्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके साथ साथ पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद जब टाँके वगैरह लगते हैं उनमें इन्फेक्शन को रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगली जो मेडिसिन है वो है निप्टास। अब अगली एंटीबायोटिक है निफ्टास। इसमें नाइट्रोफ्यूरेंटोइन होता है। ये इसकी जो आइडेंटिटी होती है, मेन पहचान, ये यूरिनेटेड ट्रैक इन्फेक्शन में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद अगली जो एंटीबायोटिक है वो है बैक्सटॉल। इसमें ट्राइमेथोप्राइम होता है। ये एंटीबायोटिक भी स्पेशली जो इसकी आइडेंटिटी होती है वो होती है यूटीआई इन्फेक्शन में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब अगली जो एंटीबायोटिक है वो है मॉक्सीफ्लॉक्स। इसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन होता है और इसका यूज़ सबसे ज़्यादा आरटी इन्फेक्शन यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, निमोनिया वगैरह हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, नोस में प्रॉब्लम हो गई, थ्रोट में प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। जो एंटीबायोटिक है वो है रेस्टिसिलिन। इसमें टेट्रासाइक्लिन होता है। टेट्रासाइक्लिन एक बहुत ज़्यादा पुरानी एंटीबायोटिक है जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो टेट्रासाइक्लिन का यूज़ ज़्यादातर देखा गया है कि वुंड्स को सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए उसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगली एंटीबायोटिक है फ्लैजिल। इसमें मेट्रोनिडाजोल होता है। मेट्रोनिडाजोल का जो यूज़ होता है ज़्यादातर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में किया जाता है। इसके बाद अगली एंटीबायोटिक है O2। इसमें ओफ्लॉक्सासिन और ओरनिडाजोल होता है, कॉम्बिनेशन होता है और इसका यूज़ स्पेशली कहा जाए तो ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या डायरिया डिसेंट्री की कंडीशन में किया जाता है। इसके बाद अगली एंटीबायोटिक है सिप्लॉक्स-TZ। इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल का कॉम्बिनेशन होता है। इसका यूज़ भी सबसे ज़्यादा जो किया जाता है वो डायरिया डिसेंट्री में किया जाता है, यानी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में किया जाता है। इसके बाद अगली जो एंटीबायोटिक है वो है नॉरफ्लॉक्स-TZ। इसमें नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल होता है। इस दोनों का कॉम्बिनेशन भी स्पेशली इंटेस्टाइन इन्फेक्शन यानी कि डायरिया और डिसेंट्री में इनका यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक है गुड सेफ। इसमें सिफोडॉक्सिम होता है। ये थोड़ा सा हायर क्लास की एंटीबायोटिक्स मानी जाती है। जब बाकी मेडिसिन या एंटीबायोटिक काम नहीं करते तो इनको दिया जाता है। ये जो मेन आइडेंटिटी या मेन पहचान है वो भी रिस्पायरेटरी ट्रैक से रिलेटेड इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इनमें इनका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद अगली एंटीबायोटिक है सीटिल में सिफोरॉक्सिम है। तो टैबलेट फॉर्म में सबसे हायर एंटीबायोटिक ये मानी जाती है, काफ़ी महंगी भी आती है। तो इसका यूज़ ज़्यादातर जो स्पेशली किया जाता है पोस्ट ऑपरेटिव टाइम पे किया जाता है। जो घाव होते हैं, वुंड्स होते हैं या टाँके होते हैं वो पके नहीं या इनमें इन्फेक्शन ना हो तो उस टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है और निमोनिया की कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा ये इफेक्टिव होती है। अगली एंटीबायोटिक है लीजोमैक। इसमें लिनेजोलिड होता है और इसकी जो आइडेंटिटी होती है, इसका जो यूज़ होता है तब किया जाता है जब लगभग सारी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है शरीर के अंदर, यानी कि कोई भी एंटीबायोटिक जब शरीर में काम नहीं करती तब लीजोमैक या लिनेजोलिड दिया जाता है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है, लगभग हमने सारी एंटीबायोटिक्स के बारे में स्टडी कर ली, सारे एंटीबायोटिक्स के बारे में हमने जान लिया। इतनी ही एंटीबायोटिक्स हैं जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं और स्पेशली कौन सी एंटीबायोटिक किस डिसीज़ के लिए जानी जाती है ये भी हमने जाना। अब इस सीरीज़ में, एंटीबायोटिक की सीरीज़ में आगे हम जितनी भी वीडियो आएंगी वो स्पेशली एक एंटीबायोटिक को लेकर आएंगी जिसके बारे में हम डीप स्टडी करेंगे, डीपली हम जानकारी उसकी लेंगे कि क्या किस डिसीज़ में, कौन कौन सी डिसीज़ में वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और उसके डोजेस क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, उन सारी चीज़ों के डिटेल हम बात करेंगे। तो अब एंटीबायोटिक से रिलेटेड अगर कोई और आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और ऐसी ही मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।